हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। उसका चैप्टर नंबर 1 है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम 5-6 लेक्चर कर चुके हैं। तो संविधान सभा का स्वरूप यहाँ तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था, संविधान सभा का स्वरूप। उसके बाद आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, अगला टॉपिक है संविधान सभा के कामकाज की शैली। ओके, तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट गेट पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस संविधान सभा की जो सत्ता थी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन है इसलिए टिकी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ों का मतलब है कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखा गया था कि जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय, किसी के भी हों, सभी के हितों का ध्यान रखा गया था। इस बात पर टिकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि सभी धर्म जाति के लोग ले लिए या फिर सभी जगह से लोग ले लिए, सभी का प्रतिनिधित्व ले लिया तो इस वजह से टिकी हुई, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श, यानी कि संविधान बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाई गई थी, सदस्यों के जो विचार विमर्श थे, उसकी जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा को लोकप्रिय सत्ता का आधार बनाया। यानी कि संविधान बनाने की जो प्रोसेस थी, उनके जो सदस्य थे, उन्होंने जो विचार विमर्श किए, उन्होंने किस तरीके से लोगों को हितों का ध्यान रखा, कोई भी अनुच्छेद बना, कुछ भी बना, उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने विचार विमर्श किया हर एक बात को लेके, यानी कि एक आगे आएगा इसमें कि एक ऐसा पॉइंट था, पॉइंट का इन द सेंस कि वयस्क मताधिकार जो होता है, सार्वजनिक रूप से जिसकी एज एक मिनिमम एज, जैसे कि इंडिया में एक मिनिमम एज 18 वर्ष होती है, 18 साल होती है। 18 साल से जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है। ये बिना किसी विचार विमर्श के सीधे ही एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाकी के जितने भी सब पॉइंट थे, उन सभी पॉइंटों को एकदम अच्छे से विचार विमर्श करके, तर्कपूर्ण एकदम वाद विवाद करके ही एक्सेप्ट किया गया था। तो हमारे संविधान सभा की जो सत्ता थी वो इस बात पर टिकी थी। यहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सभी वर्ग सहभागी नहीं होंगे तो फिर वो एलिगेशंस लगाएंगे कि हमारे समाज का नहीं लिया, हमारे हितों का नहीं सोचेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लोगों का रहता ही है। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें, लेकिन इसके साथ ऐसा ही नहीं है कि वो अपनी समुदाय का या फिर अपनी पहचान का ही वो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, अब मुस्लिम समुदाय से तो मैं वहाँ पहुँच गया संविधान सभा में, तो मैं मुस्लिमों के बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं, मुस्लिमों के साथ ये करो, उनको ये अधिकार दो, उनको वो अधिकार दो, ये दो। या फिर अगर मैं हिंदू से आ रहा हूँ तो हिंदुओं के लिए अलग से ज़्यादा सोचूं मैं कि मैं हिंदू हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं हिंदुओं के लिए ज़्यादा अधिकार दिलाऊं, नहीं। तो समुदाय का ओनली प्रतिनिधित्व ही ना करे, अपनी पहचान या समुदाय का ही, बल्कि सोचना सभी के हितों के बारे में। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। उन्होंने पूरे देश को ध्यान में रखा था, तब विचार विमर्श किया था। तर्कपूर्ण जो है वो वाद विवाद किए थे। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, ऑब्वियसली भाई, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, फिर तो मतभेद होना संभव है, एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। भाई जाहिर सी बात है कि सदस्यों में मतभेद हुए थे, लेकिन मतभेद का कोई भी रीजन ऐसा ना था कि अपने हितों को ध्यान में रखकर के मतभेद किया हो कि मेरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, नहीं। सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ही जो मतभेद हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। वैध सैद्धांतिक आधार का मतलब है कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही ये मतभेद हुए थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए,
न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए भाई, कि ऐसा ना हो कि ज्यादा शक्तियां दे दे और मिसयूज करने लगे, इस बात का ध्यान, मतलब आगे तक सोच के चलना है, फ्यूचरिस्टिक होना है, आज का नहीं। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। सभी टॉपिकों पर एकदम बहस हुई थी। संविधान का केवल एक ही प्रावधान, हाँ मैंने इसके बारे में बात की, कि जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, वो क्या था? सार्वभौमिक मताधिकार। जिसका अर्थ क्या है? कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, शिक्षा का हो, लिंग का हो, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, जो भी मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हो, उसकी एजुकेशन अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट देने का अधिकार सबको बराबर होगा। जब भी तो आप देखते हो ना, जब चुनाव होते हैं तो सभी लोग एक लाइन में होते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सभी एक लाइन में होकर ही वोट देंगे। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, भाई सबको ही होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस एक टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए या इस एक प्रावधान को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी प्रावधानों पर बहुत गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए, उसके बाद ही उनको पास किया गया। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का। आगे देखते हैं, संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। भाई एक्चुअली में संविधान सभा को जो रियली में जो ताकत मिल रही थी, पावरफुल बना रही थी संविधान सभा को, वो क्या बना रही थी कि लोग जो हैं वो सार्वजनिक हित में काम कर रहे थे। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। भाई जो जो कानून बना गए, कानून का जो भी अनुच्छेद थे, जो भी प्रावधान थे, उनमें ऐसा नहीं कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में बता दिया, बल्कि क्या क्या उनके सैद्धांतिक कारण दिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। भाई हमारी जो सोच है वो दूसरों से अगर हम तर्कपूर्ण संवाद करेंगे कि ये इस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हमने ये क्यों सोचा, हम लोगों का किस तरीके से भला चाहते हैं, ये किस तरीके से होना चाहिए जिससे हमारे देश को अग्रसर कर सके, तो ये जो संवाद होते हैं वो स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देते हैं। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। भाई किस तरीके से हर एक अनुच्छेद पे एकदम डिटेल्ड में और एकदम बारीकी से बातचीत हुई कि कुछ रह नहीं जाए। वो क्या करता है? सार्वजनिक विवेक की भावना को प्रमाणित करता है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से हैं। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं, आगे चलते पर। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कितनी कमेटियां थी? 8 मुख्य कमेटियां थी। अलग अलग मुद्दे थे तो विभिन्न मुद्दों के लिए क्या थी? 8 मुख्य कमेटियां थी। कितनी थी? 8। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। भाई जाहिर सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू अलग तरीके से सोचते थे, राजेंद्र प्रसाद अलग तरीके, पटेल साहब जो थे वो अलग, अंबेडकर साहब जो थे वो अलग तरीके से, तो सब अलग अलग तरीके से सोचते थे, तो एक दूसरे के समान इनके विचार नहीं थे। लेकिन इनके माइंड में एक चीज थी कि सार्वजनिक हित का ध्यान रखना है।
अंबेडकर जो थे वो तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। जो अंबेडकर थे वो गांधी जी पर आरोप भी लगाते थे कि वो जो अनुसूचित जाति जो हैं उसके उत्थान के लिए यानी उनकी प्रोग्रेस के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करती है गवर्नमेंट जो है या लोग जो है। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे। पटेल और जो नेहरू थे वो भी बहुत सारे मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। तो प्रत्येक कमेटी ने क्या किया, आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया कि किसी ने कुछ प्रावधान तैयार किया, किसी ने कुछ, फिर बाद में क्या हुआ, उन पर संविधान सभा में बहस हुई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों, कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। मतलब कोई भी प्रावधान ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर समूह को ध्यान में रख करके बनाया गया हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए, यानी सहमत नहीं थे तो मत किया गया, मतलब हैंड रेज करना या फिर कितने लोग सहमत है इस बात से, तो जो ज़्यादा सहमत हुए वो उस प्रावधान में जोड़ दिया गया। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया, यानी कि कोई भी शंका नहीं छोड़ी गई। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 माह की अवधि में संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, 166 बैठक हुई। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। तो 2 ईयर 11 वर्ष, अरे महीने यार, मंथ सॉरी, 2 ईयर 11 महीने, तो 166 दिन तक इनकी क्या चली थी, वो चली थी। एक बार ये देख लेते हैं, डायरेक्टली थॉरली रीड कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला है कि जैसा मैंने महसूस किया, शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि इसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन तो फाइनल साइन हुए थे ना। ठीक है यार, इसमें मुझे वो है, एनसीईआरटी में 2 वर्ष 11 माह दे रखा है, 2 वर्ष 11 में 18 दिन करके दिन भी हैं उसमें यार, बट उसका क्या कर सकते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, बाकी का हम ये अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में आपका 2 वर्ष 11 माह दे रखा है, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के करीबन है। करीबन क्या है, 2 ईयर 7 मंथ 18 दिन। ठीक है, जैसा भी आप याद रखो, लेकिन आप मेन एग्जैक्ट याद रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बता ही दिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।